Okay, so very good morning. I hope everybody is able to hear me and see the screen also. Just give me a confirmation and then I'll move forward. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So today's topic is module number 4 in organizational behavior, and the topic is Johari window, right? लोग इसको जौहरी विंडो कहते हैं, लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जोहारी विंडो, राइट? अब ये जोहारी विंडो क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे विच इज द एजेंडा फॉर टुडे. व्हाट इज मेंट बाय जोहारी विंडो, देन हु वर द पीपल हु फाउंडेड दिस एंड propounded दिस, किसने जोहारी विंडो जो है वो निजात करी, किसने इसके बारे में बताया. देन ये जो नाम था जोहारी या जोहारी, ये कैसे पड़ा, ठीक है. अब ये जो मॉडल बनाया है जोहारी विंडो का, ये इसका इन्फ्लुएंस क्या है और इसको किस काम में लिया जाता है, ठीक. इस मॉडल से क्या हमको हासिल होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में क्या यूज है, और इसके कौन कौन से एरियाज हैं जो इस मॉडल में कवर्ड हैं, और लास्ट में देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए क्या होता है कि आप मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, राइट. आपको लगता होगा कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभी उस कॉन्सेप्ट से आप रिलेट कर नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, एटलीस्ट 80% to 85% या समटाइम्स इवन 90%, दे डू नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस. ओके, सो इफ दे डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो वो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उनको बहुत ही थ्योरेटिकल लगते हैं. लेकिन जब आप वो कॉन्सेप्ट लेके किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हो, उसकी यूजफुलनेस देखते हो, तब जाके आपको वो समझ में आता है कि अच्छा ये इसलिए पढ़ा था हमने. तो क्योंकि अभी आप सब लोग समर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसको आप देखोगे प्रत्यक्ष रूप से कि हाउ दिस इज एप्लीकेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू आर डूइंग योर समर ट्रेनिंग, ठीक है. तो जोहारी विंडो इज अ सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर इलस्ट्रेटिंग एंड इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो पहली चीज ये है कि हम जो जोहारी विंडो यूज करते हैं वो सेल्फ अवेयरनेस के कारण, ताकि हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़े. अब इसको मैं और प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि जैसे आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में हमको बताइए. ओके, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो जितना आपको अपने बारे में अच्छा मालूम होगा, उतनी अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करोगे. तो अपने बारे में आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप किस में अच्छे हो? अच्छा मतलब कि स्ट्रेंथ, राइट. तो इंट्रोडक्शन में ज्यादातर आपकी स्ट्रेंथ्स आती हैं. तो हम लोग ने जैसे स्वॉट एनालिसिस किया था कंपनियों का, आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. और उसका नेक्स्ट जो लेवल है वो है सोर एनालिसिस, कि आप वीकनेस की जगह अपनी, जैसे SOAR होता है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, देन एस्पिरेशन, यानी SOAR. आर इज आपका कि कैसे आप उसको अप्लाई करते हो, ठीक. तो रिलेटेडनेस, तो कैसे आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानोगे. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि यार मैं कैसे जानूं कि मैं किस चीज में अच्छा हूं. तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको फीडबैक मिला होगा आपके टीचर्स से, आपके पेरेंट्स से, आपके अच्छे दोस्तों से, मतलब जो दोस्त आपके बारे में पॉजिटिव ख्याल रखते हैं. जो लोग आपकी टांग खींचते हैं वो आपको फीडबैक नहीं, आपको वो क्या करते हैं, निराश करते हैं. दे टेल यू अबाउट योर, आपके आपकी टांग खींचते हैं. तो वो फीडबैक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फीडबैक जिससे कि आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है. तो इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है. वो सेल्फ अवेयरनेस आप कहाँ यूज करते हो? सॉर्ट और सोर एनालिसिस, अपने इंट्रोडक्शन में. तो जोहारी विंडो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मॉडल. इससे हमको पता चलता है कि व्हाट आर वी गुड एट. अब इससे फायदा क्या है? जब मुझे पता चल गया कि आई एम गुड एट समथिंग, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स जहां जहां जॉब में रिक्वायर होगी वहां पर मैं कैरियर बना सकता हूँ. आई एम गुड एट क्रिएटिविटी, हो सकता है कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके काम कर लूँ क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, ठीक. आई एम वेरी गुड एट टेक्निकल थिंग्स, आई एम अ टेक सैवी पर्सन, मेरे को AI टूल्स बहुत अच्छे आते हैं. तो अगर मुझको ये सब चीजें अपने बारे में मालूम है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ,
तो नेचुरली आई विल बी एबल टू गिव अ गुड इंट्रोडक्शन, राइट? तो सबसे पहली चीज है कि हमको पता करना कि हम किस चीज में अच्छे हैं। इससे हम अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छी तरह से बना सकते हैं। दूसरी चीज, अब आप अभी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि सारा काम जो होता है टीम्स में होता है। तो आप किसी के बारे में कितना अच्छा जानते हो, इससे आप उसके साथ अच्छा एक कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। ठीक? तो सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने बारे में आप लोगों को बता सकते हो खुद जान के। और दूसरा कि उससे जब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो अच्छी टीम्स बनती हैं, और सारा काम ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स में होता है। तो जोहारी विंडो किस काम आती है? जोहारी विंडो एक प्रकार का मॉडल है जिसमें कि एक व्यक्ति की सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज यू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, वो बढ़ती है। ठीक, जैसे कि इवन अब जैसे हमारा वो माइथोलॉजी ले लो आप, रामायण है ना, सब लोग देखो माइथोलॉजी इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदूज का है, ये ये भारतवर्ष की एक ट्रेडिशन है। तो उसमें बजरंगबली या फिर हनुमान जी थे। हनुमान जी को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया था उस माइथोलॉजी में कि आप जाइए और लक्ष्मण जी की जान बचाइए, उनके लिए संजीवनी लेके आइए। तो हनुमान जी को अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं मालूम था, है ना, यानी कि उनकी भी सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम थी। तो उनको भी बताया गया कि आपके अंदर ये प्रतिभा है कि आप छलांग मार के हिमालय पर्वत पे जा सकते हो और संजीवनी लेके आ सकते हो। ठीक है? तो ऐसी चीजें जो हमारे अंदर टैलेंट्स छुपे रहते हैं, और कभी कभी हमको उसके बारे में मालूम भी नहीं रहता और हमारी उम्र निकल जाती है, और वो कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, जैसे कि रामायण में आया था जब हनुमान जी गए थे और वहां से संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो इमरजेंसी सिचुएशन थी ना। इसी तरह जैसे मान लो कहीं आग लग गई, कोई इमरजेंसी आ गई और आपने वो कुछ कर दिया जो अभी तक जिंदगी में आपने नहीं किया था, यानी कि आपके अंदर एक टैलेंट था जिसको आपने आज तक यूटिलाइज नहीं किया, यानी आपकी अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम थी। समझ गए? तो हर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर टैलेंट्स होते हैं, ऐसे टैलेंट्स जो प्रत्यक्ष होते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आपके दोस्तों को मालूम है। और ऐसे भी टैलेंट्स होते हैं जो कि आपको अपने बारे में नहीं मालूम, और वो कभी कभी लोगों को दिखते हैं, आपके टीचर्स को दिखते हैं, आपके पेरेंट्स को दिखते हैं, आपके बॉस को दिखते हैं। तो ये अगर आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये हिडन टैलेंट है, और समय से आपको कोई आपका गुरु या आपके पेरेंट्स या आपका बॉस बता दे, तो आपकी तो बिल्कुल लॉटरी लग जाएगी, है ना। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसका पूरा इस्तेमाल होगा, और यही करता है ये जोहारी विंडो। तो अब मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट जोहारी विंडो इज ऑल अबाउट, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो ये मॉडल एक 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 सेल्फ अवेयरनेस और बाकी लोगों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि अगर हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में ज्यादा जानेंगे तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, और एक टीम में हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं, राइट। यानी कि एक ग्रुप की रिलेशनशिप अच्छी बनती है। अगर अच्छी रिलेशनशिप बनती है तो आप टीम में जो काम करते हो वो अच्छा होता है। जैसे कि आप देखो अभी तक आपने जो हाइपर में, एमबीए में जितने सारे टास्क किए, भले ही आप वो WWF में किए, या फिर आपने वो जो आपकी एक्टिविटी होती है जिसमें कि आप मॉडल बनाते हो, वर्किंग मॉडल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, या आपका जो फेस्ट होता है उसमें काम करते हो, सब जगह आपको ग्रुप में काम करना पड़ता है। तो ये ग्रुप में काम आपको क्यों करवाया जाता है? क्योंकि आगे चल के आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रुप्स में काम करना है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स, है ना, यू शुड वर्क एज अ टीम प्लेयर, ये सब बातें आपको इसलिए आपके व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी में डाली जा रही हैं क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। Organizations do not work in isolations. People do not work in isolation. People work as a team. So Johari window is a model that helps you to understand, to enhance your understanding about yourself. यानी आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होती है, आप अपनी वो वाली क्षमताएं भी पता कर सकते हो जो कि आपको नहीं मालूम थी, और बाकी लोगों को भी आपको समझने में आसानी होती है। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ जोहारी विंडो, राइट। इफ यू हैव हर्ड, इफ यू हैव अंडरस्टूड सो फार, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन, और यू कैन आल्सो स्पीक। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अंशुल दाटे को समझ में आ गई, गुड। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे यूज करना है ना। बहुत ही, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है। अब इसको देखो फाउंड किसने किया। अब आपको क्या है कि चलो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको एग्जाम में भी लिखना है ना बेटा। तो एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस वाज
जो हैरी, जो इसका नाम है, वो जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम, इन दोनों ने बनाई थी ये वाली विंडो, है ना। तो इन दोनों का नाम आपको याद करना है। 1955 these people were from यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, और जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने बनाई, तभी इसका नाम पड़ा जोसेफ से जो, और हैरी, जो हैरी इसका विंडो का नाम पड़ा, राइट। तो इसको 1955 में पहले इन्होंने पब्लिश किया था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये ऐसी चीज है कि जैसे कुछ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो जिंदगी भर आपके साथ चलते हैं और वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एप्लीकेबल होते हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस, वैसा ही ये जो हैरी विंडो है, ये एक बार आपको आज समझ में आ जाएगा ना, तो आप देखोगे कि आपको जिंदगी भर, मतलब इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ये यूज होगा। तो लुफ्ट एंड इंगम कॉल्ड दिस एज अ जोहारी विंडो, कि जोहारी पहला वर्ड जोसेफ में से जो लिया और हैरी में से हैरी लिया। लोग इसको जौहरी बोलते हैं, जौहरी हिंदी वर्ड है ना, जौहरी नहीं बोलते इसको, जो हैरी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नेम है वो क्रिश्चियन नेम है। तो जो हैरी विंडो, ओके। तो 2 पीपल वर देयर, जो एंड हैरी, उन्हीं के नाम के ऊपर ये बनी जो हैरी विंडो। अब ये क्यों रेलेवेंट है? रेलेवेंट इसलिए बेटा कि आज की डेट में देखो आप, हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग के पास कोई ऐसी टेक्निकल या हार्ड स्किल नहीं है ना। हमारे पास, हाँ, हमारी फंक्शनल डोमेन की स्किल है, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सब है आपके पास, लेकिन ज्यादातर काम आपका क्या है, बिहेवियरल या सॉफ्ट स्किल्स पे होता है। तो इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे है, आपके बिहेवियर पे है। एम्पैथी, यानी कि आप लोगों के साथ कितना ज्यादा एक उनको समझते हो। पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एम्पैथी। ये सिंपैथी से थोड़ा सा और आगे है। सिंपैथी मतलब सांत्वना देना, कि किसी की यहाँ डेथ हो गई तो आपने बोला कि अरे बहुत बुरा हुआ। लेकिन एम्पैथी इज व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन्स पोजीशन एंड फील द पेन, है ना। आप उसको, अपने आप को उसकी जगह रख के उसका जो दुख है उसको अगर महसूस करते हो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो आज की डेट में बेटा एम्पैथी बहुत जरूरी हो गई है वर्क ऑर्गेनाइजेशंस में। पहले ऑर्गेनाइजेशंस थोड़े डिक्टेटोरियल थे, है ना, बॉस जो था वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करता था। लेकिन आज की डेट में योर बॉस इज योर फ्रेंडली बॉस। टीचर्स भी आजकल फ्रेंडली हो गए हैं, पापा मम्मी भी आजकल फ्रेंडली हो गए हैं, क्योंकि ये शिफ्ट है। तो आज की डेट में ये एम्पैथी से काम करना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू ट्रीट योर कस्टमर्स विद एम्पैथी, यू हैव टू ट्रीट योर कलीग्स विद एम्पैथी, यू हैव टू ट्रीट योर सबऑर्डिनेट्स विद एम्पैथी। यानी कि आप उनको, उनकी तकलीफों को ब्रश असाइड नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए ये आज की डेट में जो हैरी विंडो बहुत ही रेलेवेंट हो गई है। फिर कोऑपरेशन, टीम है तो उसमें लोग हैं, लोग अगर काम कोऑपरेटिवली नहीं करेंगे तो वो टीम आगे चल ही नहीं सकती, और अगर टीम्स फेल हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो जाएगी, राइट। तो जैसे कि अंग्रेजों ने सिखाया था डिवाइड एंड रूल, वो डिवाइड एंड रूल आज की डेट में नहीं चलता बेटा, कि लोगों को आपस में लड़ाओ और राज करो, नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस में अगर ऐसा हुआ ना, तो सारी आपकी जो एनर्जी है वो लड़ाई में चली जाएगी और प्रोडक्टिवली कुछ होगा नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाइयां नहीं कराते, एक दूसरे के साथ गेट अलोंग वेल करते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए किसी का स्वभाव मुझे पसंद भी नहीं है, तो भी आपको उसका कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसी संस्था का पार्ट है जिसका मैं हूं। तो कोऑपरेटिव स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, इससे क्या होता है कि जैसे हम कोऑपरेट करते हैं लोगों से तो ग्रुप्स का डेवलपमेंट होता है, और इससे इंटरपर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो क्या है जोहारी विंडो का रेलेवेंस, कि सॉफ्ट स्किल्स का जमाना है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कि आपको एम्पैथी, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं, है ना। हाँ, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी भी सॉफ्ट स्किल है, आपका बिहेवियर, एंड देन कोऑपरेटिव स्पिरिट, इंटरग्रुप डेवलपमेंट। सो दिस इज हाउ जोहारी विंडो मॉडल इज स्पेशली रेलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि आज की डेट में ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो जाती है। अब इसका यूज देखते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये सबसे पहली तो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो तो हम आपको आप स्वॉट एनालिसिस कराते हैं, सोर एनालिसिस कराते हैं, आपको अपने बारे में अवेयर कराते हैं। फिर आप जब अपने बारे में अवेयर हो जाते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है। फिर आपको जब स्ट्रेंथ पता चलती है तो आप उसको अपने इंट्रोडक्शन में यूज करते हो ना। और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को ही आगे डेवलप करके आप अपना प्रोफेशन चूज करते हो, ठीक। अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा प्रोफेशन चूज किया जिसमें कि आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ऊपर पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप अपने बारे में पहले जाने, सेल्फ अवेयरनेस आए, और आप पहले पता करें कि व्हाट यू आर गुड एट, क्योंकि आपकी उम्र देखो तो बेटा 22-23 साल हो गई है ना। तो अभी आपने एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भी कवर कर लिया है, यानी स्कूल एजुकेशन हो गई है, अंडर ग्रेजुएशन हो गया है, अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दिया है।
अब आपको पूरी तरह मालूम है कि आप किन चीजों में अच्छे हो। अगर आप उन अच्छाइयों को आगे बढ़ा के अपना प्रोफेशन बनाओ तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। अगर मैं फुटबॉल में अच्छा हूं तो मुझे फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहिए। मान लीजिए मुझको फुटबॉल आती नहीं है और मैं उसके अंदर कोशिश करूं कि मैं फुटबॉल खेलना शुरू करूं, तो मैं पिछड़ जाऊंगा, क्योंकि वो अंदर मेरे अंदर वो नेचुरल टैलेंट है ही नहीं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप किस चीज में अच्छे हो, और उस चीज को आप यूज करके, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके आप अपना प्रोफेशन में यूज कर सकते हो। कि मेरी क्रिएटिविटी अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो अब मैं ये प्रोफेशन चूज करूंगा, अब मैं अपनी समर ट्रेनिंग इस फील्ड में करूंगा, अब मुझे ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली आपको क्लैरिटी देता है कि आगे आप कहाँ पर अपना भविष्य या कैरियर बनाएं। ठीक। तो इससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और कम्युनिकेशंस इंक्रीज होते हैं। अब जैसे क्या होता है कि बेटे, जैसे जितना लोग आपके बारे में जानेंगे उतने अच्छे रिलेशनशिप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मान लीजिए कुछ गर्मा गर्मी हो गई, आपकी किससे लड़ाई हो गई, ठीक। तो आपने उसको कुछ अपशब्द कह दिए, लेकिन जिसको कहे वो आपका पिछले 10 साल से दोस्त था, तो वो बंदा आपको अच्छी तरह जानता है ना। तो वो ये भी जानता है कि आज जो हुआ वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने 10 साल एक साथ काम किया है, इसने मेरी गलत टाइम में भी, जब मैं बहुत परेशानी में था, तो मेरा साथ दिया है। तो वो उस चीज को नजरअंदाज कर देगा कि चलो ये आइसोलेटेड इवेंट था, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। तो ये कैसे हुआ? जब उसको पूरी तरह से आपके बारे में अवेयरनेस पैदा हुई, आपकी पर्सनैलिटी के अलग अलग फेसेट्स के बारे में उसको पता चला, है ना। माँ बाप आपकी सारी गलतियां माफ क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं आपका पूरा पूरा 360 डिग्री आपका, आपके पर्सनैलिटी के बारे में अवेयर रहते हैं। तो अगर किसी दिन आप गुस्से में भी हो तो वो जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां और भी है। तो एक छोटी सी इंसिडेंट के कारण वो आपको वो नहीं कर देते, गिव अप नहीं कर देते। लेकिन मान लीजिए कोई आपको जानता नहीं है और आपने उसके साथ लड़ाई कर ली और उस दिन उसको अपशब्द कह दिए, तो वो सोचेगा कि आप हो ही ऐसे, क्योंकि वो आपकी बाकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानता है कि आपने ये भी, आपके अंदर ये वाली अच्छाई छिपी हुई है, आपके अंदर लोगों की हेल्प भी करते हो, आप लोगों के अंदर ये भी करते हो, वो भी करते हो। क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी अभी तक जानता नहीं है, तो वो जल्दी से ऑफेंड हो जाएगा। ठीक। तो ये यूज है जोहारी विंडो का, कि लोग जितना आपके बारे में जानेंगे कि आपके अंदर और कितनी प्रतिभाएं हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, आप भी उनको ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करोगे। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस और बाकी लोगों के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी। इससे आपके अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, और रिलेशनशिप मतलब कि टीम बिल्डिंग अच्छी होगी, आप एक ग्रुप की तरह काम कर पाओगे, और ग्रुप जो है वो छोटे मोटे अपने मसले सॉल्व कर लेगा, कभी हुए भी, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो ये देखिए, ये है उसका पूरा फ्लो, है ना। तो जोहारी विंडो का यूज क्या है? सबसे पहले आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है आपके बारे में, लोग भी आपके बारे में जो पूरी तरह जानते हैं, उससे फिर आपके सारे पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को, क्योंकि एक आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो एक बुके की तरह होती है। बुके क्या होता है? एक गुलदस्ता, इसमें अलग अलग टाइप के फूल रहते हैं। तो अगर कोई आपकी सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को जानता है तो वो आपको पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन जोहारी विंडो आपकी सारी पर्सनैलिटी को खोल के सबको समझाती है। इससे कोई छोटी मोटी अगर नाफरमानी भी हो जाए तो वो एक्सक्यूज कर दी जाती है। इससे अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं, अच्छी टीम्स बनती हैं, टीम्स अच्छी तरह काम करती हैं, ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा चलता है, और वो फिर अल्टीमेटली संस्था की प्रोग्रेस में इट कंट्रीब्यूट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द यूज ऑफ जोहारी विंडो, right? If you have understood so far, please give me a thumbs up so that I am aware that you are able to follow me. Otherwise, if there is a problem, you can ask me. Okay, good. Tanisha, thank you. And Yuvraj, thank you. So what actually model represents? The Johari window model is also referred to as feedback. बेटा ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप जिस पड़ाव में है ना जिंदगी के, अभी आप अपना करियर शुरू करने वाले हैं, तो आपको अपने बारे में पूरी तरह अवेयर होना चाहिए। और ये अवेयर कैसे होगे बेटा? अगर आपको सही लोग फीडबैक दें, मतलब बिना किसी द्वेष के, विदाउट एनी इल फीलिंग टुवर्ड्स यू। अब जैसे मेरे सामने 50 बच्चे हैं, है ना, कभी मैं गुस्सा भी हुआ हूं और कभी मैंने प्यार भी किया है, लेकिन वो एक एक यूनिफॉर्म है। मतलब कि मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ तो वो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ, ठीक। लेकिन अगर किसी को कोई फीडबैक देता है ना, जो आपका भला चाहता है, जिससे आपकी तरक्की से खुश होता है, पेरेंट्स और टीचर्स, तो वो आपको बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, आप अपने
ब्लाइंड स्पॉट्स और ग्रे एरियाज को पहचान सकते हो, क्योंकि राह चलता बंदा नहीं जानता आपके बारे में। टीचर्स आपको इतने समय से जानते हैं, पेरेंट्स आपको इतने समय से जानते हैं, आपके अच्छे दोस्त है ना, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, उनका फीडबैक बेटा भले ही पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्रिएट होती है सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने व्यक्तित्व को समझने में आसानी होती है। और अगर कहीं से कुछ नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो आप अपने अंदर सुधार कर सकते हो, है ना। तो ये जैसे कबीरदास जी ने बोला, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो उनने ऐसे नहीं बोल दिया। जो अगर आपको पता चले कि ये मेरा नेगेटिव, जैसे कि अभी क्या हुआ कि मोदी जी ने बोला, देखो चीजों को रिलेट करना आना चाहिए, है ना, तभी कोई मैनेजमेंट का मतलब है। मोदी जी ने बोला कि भाई अब गोल्ड मत खरीदो और पेट्रोल को बचाओ, है ना। तो एक बंदा बोलता है, एक यूट्यूबर, कि अरे मोदी जी की खुद की तो इतना बड़ा काफिला निकलता है 50 गाड़ियों का, और हमें कह रहे हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट डे से ही अपने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ी रखी, एक अपनी खुद की और एक एसपीजी कमांडोज की। तो ये कैसे हुआ? निंदक ने कोई निंदा करी तभी तो उनको अवेयरनेस आई। तो अगर आप किसी के फीडबैक को पॉजिटिवली लो अपने ग्रे एरियाज को सुधारने के लिए, तो आप बड़ी बड़ी गलतियों से बच सकते हो, और यही जोहारी विंडो करता है। ठीक, ये आपको फीडबैक देता है आपके उन एस्पेक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आपकी हो सकता है अवेयरनेस ना हो। कि फॉर एग्जांपल, कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, और पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ उल्टी सीधी सी हो जाती है, लेकिन आप पब्लिक स्पीकिंग के प्रेशर में इस चीज को नोटिस ही नहीं कर पाते। तो ये फीडबैक आपको कौन देगा? वो देगा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करके जो आपको ठीक करना चाहता है, राइट। तो हर समय आपको फीडबैक जो बॉस देता है, जो टीचर्स देते हैं, जो पेरेंट्स देते हैं, और जो आपके अच्छे दोस्त देते हैं, मैं अच्छे का शब्द का बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग आपकी टांग भी खींचते हैं, तो उनके लिए आप मत जाओ। जो अच्छे फ्रेंड्स आपकी तरक्की से खुश होते हैं, और वो आपको अगर कोई फीडबैक दें, वो भले ही नेगेटिव हो, उसको आप यूज करके अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। और अब हम इस मॉडल में देखेंगे कि ये कैसे होता है, राइट। तो ये जो हैरी विंडो है, इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, यानी कि लोगों के फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, व्यूज, एटीट्यूड्स, है ना, ये सारी चीजें आपको अपने आप को समझने में मदद करती हैं बेटा, है ना। और जहां हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग हुई, अब जैसे मेरी उम्र जो है वो 55 के नजदीक है, अब हर साल मेरे को मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग अपने आप के बारे में और खुलती जाती है। आप भी इस चीज को महसूस करोगे जब आपकी एज भी इतनी हो जाएगी कि आप अब जाके अपने आप को पूरी तरह समझ पा रहे हो कि मैं किस चीज में सही हूं, किस में गलत हूं, मेरे भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मैं पूरी तरह परफेक्ट नहीं हूं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इंसान को अपनी तरक्की के लिए, है ना, और खासकर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के लिए, क्योंकि वहां पर सारा काम टीम्स में होता है। अब जल्दी से हम लोग मॉडल पे आते हैं ताकि इसको समझ जाए। तो जो जोहारी विंडो है उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। जैसे कि हमने बीसीजे मैट्रिक्स किया था, सॉर्ट एनालिसिस किया था, तो उसमें हर समय एक्स और वाई एक्सेस होता है, और उसमें 4 खिड़कियां होती हैं, है ना, उसे कहते हैं क्वाड्रेंट्स या एरियाज और रीजन्स। ईच ऑफ दिस रीजन्स कंटेन एंड रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन या फीलिंग्स या मोटिवेशन। तो ये जो हैरी विंडो होती है, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक्स और वाई में अगर आप एक लाइन खींच दें और उसके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दें, तो ऐसा बन जाता है। 1 मिनट पे आपको दिखा देता हूँ, ये है जोहारी विंडो, है ना। इस पे भी आप फिर से वापस आऊंगा। दिस इज जोहारी विंडो। इट इज मेड अप ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एंड फर्स्ट इज कॉल्ड ओपन, सेकंड इज कॉल्ड हिडन, थर्ड वन इज कॉल्ड ब्लाइंड, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड अननोन। ठीक, तो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ जोहारी विंडो। So Johari window is made up of 4 quadrants. First one, which is called open, is known by person about himself, यानी कि इसे कहते हैं फ्री एरिया। ठीक, तो आपको अगर अपने बारे में कुछ मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि हाँ इनकी पर्सनैलिटी का ये वाला एस्पेक्ट है, तो यानी कि इट इज नोन टू यू एंड टू नोन टू पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद यू, है ना। इसे कहते हैं ग्रीन वाला ओपन एरिया, इसे कहते हैं नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर। तो इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है जोहारी विंडो में। तो आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट जिसके बारे में आप भी अवेयर हो और लोग भी अवेयर हैं कि हाँ इसके अंदर ये वाला पर्सनैलिटी ट्रेट है,
तो उसे कहते हैं ओपन पार्ट, विच इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ जोहारी विंडो. So Johari window is made up of 4 quadrant. First one is open quadrant, which is known to self and known to others. ठीक, और इसको हम लोग फ्री एरिया भी कहते हैं. Second quadrant is called as what the person knows about himself but not known by others. ठीक, तो सॉरी, ये तो हिडन है. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. इन्हें ब्लाइंड स्पॉट को पहले ले लिया. तो सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट विच इज नोन बाय अदर्स बट नॉट नोन बाय सेल्फ. अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूं कोई, तो मैं ऐसे कुछ बॉडी मूवमेंट्स कर देता हूं जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मुझे देखता है उसको पता चल जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, है ना, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ नेगेटिव चीजें हैं. तो वो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स जो मुझे नहीं दिखते एज अ पर्सन, लेकिन जो मुझे ऑब्जर्व करते हैं, जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, उनको दिखता है, उसे कहते हैं, जो येलो में है, ब्लाइंड स्पॉट्स. है ना, कि जब आपने बोलना शुरू किया तो आपने सिर्फ अपनी अपनी बात करी, दूसरे की बात नहीं सुनी, लेकिन इसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है. तो ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट. कि अभी आपको पता कैसे चलेगा? जब आपको कोई फीडबैक देगा, आपके अच्छे चाहने वाले लोग जो आपका अच्छा चाहते हैं, वो अगर आपको फीडबैक देंगे तो आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता चलेगा. तो कोई अगर आपको बताए कि ये आपके अंदर गलती है, तो उसको अदरवाइज मत लीजिए. अदरवाइज क्या होगा कि आप अपनी उस गलती को ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना. तो क्रिटिसिज्म को अगर एक अच्छी जगह से आ रहा है, पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि वो आपको आपका येलो यानी ब्लाइंड स्पॉट रिमूव करने में हेल्प करता है. अगर आपको कोई बताएगा नहीं, तो आपके अंदर अवेयरनेस कैसे आएगी कि ये अंदर ये मेरी पर्सनालिटी में ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक को आप दूर कैसे करोगे? तो पहला क्वाड्रेंट है ओपन क्वाड्रेंट, यानी मुझे भी मालूम है और जो मेरे लोग कांटेक्ट में आते हैं उनको भी मालूम है. दूसरा क्वाड्रेंट है येलो क्वाड्रेंट, यानी कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरी कांटेक्ट में आते हैं उनको पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है ना. तो ये कौन आपके कांटेक्ट में आएंगे? आपके टीचर्स भी आएंगे, आपके फ्रेंड्स भी आएंगे, आपके पेरेंट्स तो आते ही हैं. तो अगर वो आपको बताएं कि बेटा तुम ये अपनी चीज ठीक कर लो, तुम अंदर ये ड्रॉबैक है, इसको ठीक कर लिया तो तुम एकदम परफेक्ट बन जाओगे, तो उस चीज को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि दे आर टेलिंग यू अबाउट योर ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है, तो दैट इज सेकेंड. थर्ड वन इज द व्हाट द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ बट अदर डू नॉट नो, यानी हिडन एरिया. यानी कि ऐसी चीज जिसको बारे में आपको मालूम है, ये ब्लू में है, लाइट ब्लू में नीचे की तरफ, आपके फियर्स, राइट, कि आपको कुछ चीजों से डर लगता है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि आपको इस चीज से डर लगता है. तो आपने अपनी फियर्स और अपनी चीजें अपने अंदर छुपा के रखी हैं और लोगों को बताई नहीं है, तो उसे कहते हैं हिडन एरियाज. इट इज नोन टू योर सेल्फ बट इज नॉट नोन टू अदर पीपल. ठीक, तो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट. इट इज कॉल्ड हिडन क्वाड्रेंट और हिडन एरिया. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नोन टू योर सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, यानी आपकी पर्सनैलिटी का वो वाला पार्ट जो वो एकदम खुली किताब है, कि आपको भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है जो आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं. दूसरा ब्लाइंड स्पॉट, जो लोगों को दिखता है लेकिन आपको नहीं दिखता. और तीसरा हिडन, जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम है, लेकिन वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, जो लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं वो नहीं पहचान पाते. वो हो सकते हैं आपके ट्रॉमास, आपके फियर्स, है ना, आपको ऊंचाइयों से डर लगता है, आपको क्लोज स्पेसेस से डर लगता है, आपको और किसी चीज से डर लगता है, या कोई आप ट्रॉमा यानी कि कोई आपको आप बहुत ही वैसी चीज से निकले हो जिसको आप शेयर नहीं करना चाहते, है ना. वो हिडन चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी में जो आप छुपा के रखे हुए हो, वो कहते हैं हिडन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. और जो फोर्थ है वो जो आपको रेड में दिख ही रहा है, यानी कि आपको भी नहीं मालूम और दूसरों को भी नहीं मालूम, राइट. तो हम लोग इसकी थ्योरी में आ जाते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट इज द अननोन पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी which is neither known to you nor known to people who come in contact with you. तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है. यहां पर आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं भी है. जैसे कि बिल्डिंग में आग लग गई और आपने ऐसा कुछ कारनामा किया और लोगों की जान बचा ली जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं था कि आपके अंदर ये प्रतिभा है, तो वो हो गया आपका अननोन, या फिर नॉट नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू यू. तो अब आपको पता चला कि अरे यार ये मैं कर सकता हूं,
है ना, या फिर कोविड के समय आपने कुछ ऐसा कुछ किया जिसके बारे में अभी तक आपको पता ही नहीं था कि ये आपकी पर्सनैलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा, अननोन। ठीक। सो जस्ट टू समराइज इट वंस अगेन, तो जोहारी विंडो इज मेड अप ऑफ 4 quadrants. First one is open, which is known to myself and to people who come in contact with me. Second one is blind, that is people observe in me, but I am not aware that these things are there in my personality. Third one is hidden. These are my hidden fears or traumas that I've gone through. This is only known to myself, but not known to people who come in contact with me. And the fourth quadrant is blind quadrant, yani unknown. It is neither known to me nor known to people. But ये कभी सिचुएशन में ऐसी आई और मुझे एकदम से लगा कि अरे ये तो मेरा पोटेंशियल था। तो मैंने आपको जो शुरू में हनुमान जी की कहानी सुनाई थी ना, तो वो इसी उसमें आता है कि उनको मालूम नहीं था कि उनके अंदर इतना सारा टैलेंट है कि वो हिमालय पर्वत से रातों रात संजीवनी बूटी ला सकते हैं। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में उनको आया जब लक्ष्मण जी को वो लग गई थी, तीर लगा था। तो उस सिचुएशन में उनने अपनी पर्सनैलिटी का कौन सा एस्पेक्ट जो है खोज निकाला, वो था ब्लाइंड एरिया, जिसके बारे में उनको खुद को भी नहीं मालूम था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, और लोगों को भी नहीं मालूम था कि ऐसा हो सकता है ना। ये मतलब ऐसा नहीं है कि देखो सब चीजें कनेक्ट कैसे करती हैं। हम एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज पढ़ रहे हैं जिसका कनेक्शन एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से है। तो सारी चीजें बेटा देखो आपस में कैसे कनेक्ट करती हैं, है ना। अब कोई बोले कि यार ये तो माइथोलॉजी है, नहीं, आप कनेक्शन देख के बता सकते हो कि यार ये सही में है। तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए, है ना। मैं सिर्फ जोहारी विंडो पढ़ा दूं और उसका एप्लीकेशन नहीं बताऊं, या आपको ऐसी चीजों से एप्लीकेशन नहीं बताऊं, एग्जांपल नहीं दो, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। पर इससे चीजें कितनी स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट is the region known to it's called as area of free activity. This information is about the behavior, कि आपका बिहेवियर कैसा रहता है पब्लिक में, आपका चीजों के प्रति रवैया कैसा है। कि भैया किसी ने बोला प्रेजेंटेशन देना है तो आप बैकग्राउंड में चले जाते हो कि इनिशिएटिव लेते हो। ठीक। आपके इमोशंस, आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स जो कि दिखती हैं, जो आपको मालूम है कि अंदर मेरे अंदर से ये स्किल है ना। तो ये सारी चीजें ओपन एरिया में आ जाती हैं। दैट इज इट इज नोन बाय द पर्सन, यानी आपको खुद को भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी स्किल है, तो वो आपको भी मालूम है कि आपके अंदर है, आप एआई टूल्स यूज कर सकते हो या फिर एक अच्छे प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और आपके बॉस को भी मालूम है कि आपके अंदर है, क्योंकि आप वो रोजमर्रा अपनी दिनचर्या में दिखाते हो। तो वो आपकी जोहारी विंडो का फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो जाता है कि इट इज नोन बाय अदर्स बट इट इज नॉट नोन बाय योरसेल्फ। तो मैंने वही बताया कि जैसे मैं स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को गानों का बहुत शौक होता है। अभी मैं एक जगह गया था किसी की इनॉग्रेशन पार्टी में, तो उन्होंने एक अपना एक स्टूडियो बनाया है जिसमें कि वो लोगों को गाना सिखाएंगे। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं कि जो शाम को वो होते हैं कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह, उसमें गाना गाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको कि लगता है कि वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को लगता है कि ये थोड़ा सा बेसुरा है ना। तो ये हो गया वो वाला पार्ट कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अच्छा नहीं गाता, पर सुनने वालों को मालूम है कि मैं अच्छा नहीं गाता हूं। तो ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। अगर कोई सही से फीडबैक दे तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। थर्ड है कि नोन टू यू बट नॉट नोन टू अदर्स। जैसे मुझे मान लीजिए हाइट्स का फियर है, या फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग से भागता हूं, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। तो ये मुझे मालूम है, हो सकता है कि बाकी लोगों को नहीं मालूम हो, या और भी ऐसी बहुत सारी चीज आपकी पर्सनैलिटी में चीजें हो सकती हैं। फोर्थ इज वही अननोन पार्ट, जिसके अंदर कि ना तो आपको मालूम है ना लोगों को मालूम है कि आपके अंदर प्रतिभा छुपी है। तो ये चीज जो है हमको डेवलप करनी है। तो एक्चुअली जोहारी विंडो का मतलब ये रहता है कि जो ये ग्रीन पार्ट है, ओपन एरिया, हम इसका जितना विस्तारीकरण करें, है ना, यानी कि वो वाली चीजें जो कि मेरे को भी अननोन है, बाकी लोगों को भी अननोन है, तो उनको जितना ज्यादा हम लोग अपनी स्किल्स को निकाल के पब्लिक डोमेन में लेके आए, अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट करें, तो ये मकसद है ना। इसमें एक छोटी सी अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं तो बड़ा अच्छा है कि जैसे कि एक गांव में कुछ अंधे रहते हैं, 4-5 अंधों का ग्रुप रहता है। तो गांव में एकदम से एक हाथी घुस आता है। अब जैसे ही हाथी घुसता है तो खूब हो हल्ला मचता है
कि अरे हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ये जो 4-5 जो ब्लाइंड पीपल का ग्रुप था, इनके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि यार हम लोग भी हाथी को देख तो नहीं सकते, पर हम लोग चाहते हैं कि हाथी कैसा हो हमको समझ में आए। तो जब हाथी आता है तो वो बड़ा ही शांत टाइप का हाथी रहता है। तो जब वो सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो ये लोग जाते हैं उसके पास। तो एक जो ग्रुप में ब्लाइंड में से एक बंदा था, उसको छूता है और बोलता है तो ये तो एक दीवार है, ये मजबूत दीवार है, ये हाथी नहीं, एक मजबूत दीवार है। तो दूसरा वाला छूता है तो बोलता है कि वो उसकी पूंछ छू लेता है, तो बोलता है कि नहीं ये रस्सी है, रस्सी, एक मजबूत रस्सी है, दीवार नहीं है। तीसरा आदमी जो है वो हाथी के पैर छू लेता है, बोलता है अरे ये तो खंबा है, ना ही ये दीवार है ना ही रस्सी है, ये खंबा है, मजबूत खंबा। तो चौथा वाला जो उसकी सूंड छू लेता है या उसका उसका कान छू लेता है, बोलता है ये तो फैन है, फैन, पंखा। तो क्या ये लोग गलत थे? नहीं, ये लोग गलत नहीं थे। ये लोग हाथी के अलग अलग पर्सनैलिटी को महसूस कर रहे थे। अब इन चारों को अगर आप इकट्ठा कर दो तो हाथी बन जाता है ना? अगर इन चारों की ऑब्जर्वेशंस को आप इकट्ठा कर दो तो हाथी एक दीवार की तरह मजबूत होता है, उसके पंखे जैसे बड़े बड़े कान होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है मजबूत रस्सी की तरह, और खंबे जैसे उसके पैर होते हैं। तो यही है जो हैरी विंडो, कि लोग जो हैं वो आपकी अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो चीजों को आप एक साथ रख दो तो वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है ना? तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ओपन रहती हैं, जो सबको दिखती हैं कि यार ये बड़ा ही क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जो जोक्स करता है, इसकी जो पर्सनैलिटी है ये सबको हंसाता है, तो वो ओपन एरिया में आ गई। दूसरा ब्लाइंड एरिया में, कि आपको मालूम है कि कुछ चीजों से आपको डर लगता है और आप उसको शेयर नहीं करना चाहते। ठीक। तीसरा हो गया कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को दिखती हैं कि यार ये जो है ना, ये हर समय ऐसा ही करता है यार। जैसे कि ट्रम्प के बारे में बोल जाता है टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, है ना? ट्रम्प क्या करता है, कोई भी लड़ाई शुरू करता है और उसके बाद उसको डर लगता है तो फिर वो लड़ाई छोड़ के भाग जाता है। ईरान में भी उसने यही किया। तो ट्रम्प के बारे में लोगों को क्या दिखता है कि ट्रम्प हर समय कोई ना कोई लड़ाई शुरू करता है, शुरू में तो बड़ा जोशो खरोश से घुसता है और बाद में उसको डर लगता है और वहां से भाग जाता है। तो टैको करके एक एक्रोनिम लोगों ने डिजाइन किया, TACO, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। यानी ट्रम्प के सामने अगर, क्योंकि ट्रम्प तो एक बिजनेसमैन है ना, तो उसके सामने कभी भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो वो वहां से भाग खड़ा होता है। वो एक क्षत्रिय नहीं है ना, मतलब एक लड़का नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन हर समय क्या करते हैं, हर समय वो लोगों का डील की तरफ लेके जाते हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट उसकी पर्सनैलिटी का कौन सा है? इट इज समथिंग विच ट्रम्प ऑल्सो डजंट नो व्हाट अदर पीपल रियलाइज, कि ट्रम्प की पर्सनैलिटी के अंदर है टैको वाला एस्पेक्ट। ठीक है, तो वो जो है वो हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद अननोन, यानी कि ऐसी चीजें जो कि ना तो ट्रम्प को मालूम है कि उसकी पर्सनैलिटी में है, ना लोगों को मालूम है। ठीक है, ये हो सकते हैं अननोन फैक्टर्स। तो दिस इज हाउ यू कैन। तो अब आपको करना क्या चाहिए इसके अंदर? आपको अपने अपनी जोहारी विंडो क्रिएट करनी चाहिए। ईच डे जो कि आप जिंदगी का लिव करते हो, आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हो, है ना? अभी आप समर ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, तो अब आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नई चीजें पता चल रही हैं। अब ये कैसे पता चल रही है? ये बेटा आपको आपके कलीग्स फीडबैक देंगे, इसलिए उनके फीडबैक को बड़ा ही पॉजिटिवली लो, और अच्छे लोगों के फीडबैक को, नेगेटिव लोगों के नहीं, है ना? तो जैसे जैसे आप अभी देखो, कॉलेज में आए हो एमबीए करने, वहां पर आपको फीडबैक मिलता है, सीएमटीपी करते हो फीडबैक मिलता है, ठीक, आप प्रेजेंटेशंस करते हो, सीसीज देते हो, फीडबैक मिलता है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में आपको अपने आप को समझने के लिए हेल्प कर रहा है ना? आप उससे मायूस मत हो। आपको अगर कोई ग्रे एरिया आपका बता रहा है कि यार ये आपके अंदर कमी है, तो आप उसको, अभी आपके पास समय है 1 साल का, आप उसको पॉजिटिवली लेके इंप्रूव करो, ताकि वो ग्रे एरिया, आपकी वीकनेस हट जाए। और जब आप फिर जॉब के लिए जाओ, क्योंकि जॉब तो अभी आपको 35 साल तक करना है, 35 ईयर्स तक, है ना? तो 35 ईयर्स तक को आप वो जो आपकी अंदर जो कमी रह गई है उसको आप दूर कर सकते हो। तो हर समय बेटा फीडबैक को पॉजिटिवली लिया करो। आज की डेट में क्या होता है कि क्योंकि बच्चों बच्चों को बहुत ही आराम से रखा जाता है ना, जैसे हमारे घर में भी ये चीज एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे घर में भी सेम चीज एप्लीकेबल है, बच्चों को बहुत आराम से रखा जाता है। तो सख्ती उनने देखी नहीं है, तो अगर उनको आपको क्रिटिसाइज भी कर दो तो वो लोग ईगो पे ले लेते हैं आज के बच्चे। पर बेटा ये अगर आप ईगो पे ले लोगे तो आप सुधार नहीं कर पाओगे,
है ना? अगर मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कि मुझे दिख रही है और मैं बिल्कुल न्यूट्रली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 50 बच्चे हैं, मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो भी और दूसरे के बच्चे को भी बताऊंगा अगर कुछ नेगेटिव दिखेगी। तो अगर टीचर कुछ बताता है ना, तो टीचर तो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, वो आपकी प्रगति से बहुत खुश होगा। अगर आपको अच्छी जगह जॉब मिलेगा तो टीचर ही सबसे बड़ा, पेरेंट्स के बाद अगर कोई खुश होता है टीचर होता है। और बॉस भी एक प्रकार से आपका हितैषी है, वो आपको, हाँ आपको थोड़ा सा वो प्रेशर डालता है, लेकिन अगर आप उसका प्रेशर झेल लो, आप उसके कमांड्स मान लो, तो बेटा वो सबसे ज्यादा आपका हितैषी बॉस ही रहता है। बॉस, टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब लोग आपके हितैषी हैं। हितैषी मतलब कि आपका अच्छा चाहते हैं। तो हर समय इनका फीडबैक आपको सर आंखों पे लेना चाहिए बेटा, है ना? क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रली आपको फीडबैक देते हैं। बॉस के सामने 20 लोग हैं जिनसे उनको काम लेना है, तुमसे कोई जाति दुश्मनी थोड़ा ना है अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो। नेगेटिव फीडबैक आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताता है, येलो वाला। और ये बताया इसलिए जाता है क्योंकि आप अपना कोर्स करेक्शन कर लो। आपको भी अवेयरनेस नहीं है कि आप ये नहीं करते हो। अगर आप इसको पॉजिटिवली लोगे तो बेटा आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंडिविजुअल ह्यूमन रिसोर्स बन जाओगे, है ना? तो ये इसका सबसे बड़ा यूटिलिटी है। जोहारी विंडो एक्चुअली क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी। इट पॉइंट्स आउट अबाउट योर ब्लाइंड स्पॉट्स और ग्रे एरियाज। इट इवन टेल्स यू अबाउट द अनटैप्ड पोटेंशियल, कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है जो कि आज तक यूटिलाइज नहीं हुआ। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने एक एग्जामिनेशन दिया था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, जिसमें कि वोकैबुलरी का टेस्ट था, है ना? तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो उसके अंदर मेरे ठीक ठाक नंबर आए। तो वोकैबुलरी मेरे को समझ में आया कि यार अगर वोकैबुलरी का ही टेस्ट है तो मैं उठा के पूरी डिक्शनरी याद कर देता हूँ ना। मैंने 1.5 साल में पूरी एक डिक्शनरी याद की है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उसमें मैंने जिक्र किया है। तो व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड माय फर्स्ट ईयर, तो मैंने 1.5 साल में पूरी एक वोकैबुलरी मतलब डिक्शनरी याद कर ली थी, ऑक्सफोर्ड की पॉकेट साइज। और इसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं कर सकता हूँ। और ये कौन सा स्पॉट हो गया, ये अननोन, मतलब कि मुझे अपने बारे में भी नहीं मालूम था कि मैं 10-10, 15-15 वर्ड्स करके हर दिन वर्ड्स की मीनिंग याद करके रट के और उसके बाद नॉवेल्स पढ़ के, है ना, और पेपर पढ़ के अपनी वोकैबुलरी को 10,000 वर्ड्स तक लेके जाऊंगा। तो मैंने अपना कौन सा वाला पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट यूटिलाइज किया, मैंने अननोन, रेड वाला, कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे भी नहीं मालूम था। और जिस दिन मैंने वो 10,000 वर्ड्स कंप्लीट किए, उसके बाद तो बेटा मैं कोई भी किताब पढ़ सकता था। मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी यहाँ पर जीटीबी कॉम्प्लेक्स में भोपाल में, और मुश्किल से मुश्किल किताब पढ़ लेता था। मेरे बड़े भैया एमबीबीएस कर रहे थे, उनकी डॉक्टरी की इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, 15-15 किलो की इतनी बड़ी किताब कभी देखी भी नहीं होगी आपने, ग्रेज एनाटॉमी वगैरह। सोचिए मैं डॉक्टरी की किताबें भी समझ सकता था, क्यों? क्योंकि मेरे पास 10,000 वर्ड्स का बेस था। तो मैंने अपने एक एक अननोन पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया उस टेस्ट देने के चक्कर में, जिसमें मैंने अपनी वोकैबुलरी को 0 से 10,000 वर्ड्स तक इंप्रूव कर लिया। तो मैंने एक अपना एक अननोन पोटेंशियल को टैप कर लिया और उसने मेरे को जिंदगी भर मदद करी। अब जब मेरी 10,000 वर्ड्स की वोकैबुलरी हो गई, उसके बाद मैंने एमबीए किया। मैंने बीएसएस कॉलेज में था जब फर्स्ट ईयर में, तब ये कंप्लीट किया था। तो बेटा मेरे बीएसएस कॉलेज में सेकंड ईयर में 82% मार्क्स आए। मतलब मैं आपको सब, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 82% मार्क्स मेरे सेकंड ईयर में आए। क्यों आए? क्योंकि मेरी इतनी स्ट्रांग वोकैबुलरी थी कि मैं किताब एक एक झटके में समझ जाता था, है ना? जितनी मेरी किताबें थी फॉरेन ऑथर्स की, आप लोग के पास तो खैर अब आज की डेट में इंटरनेट है, और हमने जब किया था वो 90s में किया था, 92 93 में अपना ग्रेजुएशन किया था। तो हम लोग लाइब्रेरी से किताबें इशू कराते थे। अब मेरी क्योंकि वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं किताब को मतलब 1 घंटे में, आधे घंटे में नॉवल की तरह पढ़ने लग गया, और मेरी समझने की क्षमता बढ़ गई। और इसका क्या रिजल्ट हुआ बेटा, मेरे 82% मार्क्स आए सेकेंड ईयर में, और मेरे को प्रिंसिपल ऑफ भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ने फोन करके बुलाया। लैंडलाइन फोन होता था कि आप यू आर नॉमिनेटेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, क्योंकि आपके तीनों फैकल्टीज में सबसे ज्यादा परसेंटेज मार्क्स है, इसलिए हम आपको थर्ड ईयर में स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाते हैं। मैंने बोला, ऑफर टर्न डाउन कर दिया। मैंने बोला कि नो, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय एमबीए, है ना? तो ये देखिए, मैंने अपना एक हिडन पोटेंशियल जब टैप किया एक इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसका फायदा कैसा हुआ कि मैं टॉप कर गया। उसके बाद जब मैंने अपना एमबीए किया, एमबीए में भी देखो आप, इतनी सारी आपके केस स्टडीज होते हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं, सारा कंटेंट इंग्लिश में। मेरे को वो समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी रही। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया, बीबीसी चैनल देखना शुरू कर दिया, और सब मेरे को अच्छी तरह पल्ले पड़ने लग गया।
आपका सारा जो लड़ाई है वो इंग्लिश से ही है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए तो बेटा ये सब आपके लिए एकदम पानी की तरह एकदम आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने अपने एक अननोन पोटेंशियल डेवलप किया एज पर जोहारी विंडो, और उसके बाद मैंने अपनी अपनी ओवरऑल पोटेंशियल कितना बढ़ा लिया। ठीक, अब उससे फायदा क्या हुआ कि मैं जीडीज और इंटरव्यूज वगैरह में बड़ा अच्छा करने लगा, और एक कंपनी आई वीडियोकॉन इंटरनेशनल हमारे कैंपस में। बिल्कुल आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, पूना में था मैं, है ना। मैं कोई इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे पूरे घर वाले भी इस चीज को जानते हैं, राइट। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। तो एक वीडियोकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनी हमारे कैंपस में आई समर ट्रेनिंग के लिए, और बेसिकली वो आई थी सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि एक ये वाइट गुड्स कंपनी थी। अभी वो कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन उस समय बड़ा बोलबाल था उसका। तो जब जीडी हुआ तो मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, क्यों? क्योंकि मेरी वोकैबुलरी अच्छी थी। तो मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ, और वो जो टास्क था समर ट्रेनिंग का वो मुंबई में था। नैरिमन पॉइंट में मेरा दफ्तर था, 17th फ्लोर पे, एकदम समुद्र के किनारे, जहां पर वो आतंकवादी घुस गए थे ना। इतनी अच्छी जगह थी, और रोज मैं नीचे उतरता था नाश्ता करने, तो समुद्र के इधर टहलता था। इतनी सुंदर जगह थी, नैरिमन पॉइंट इन मुंबई, है ना। कॉर्पोरेट हेड ऑफिस ऑफ वीडियोकॉन इंटरनेशनल। और उनने मुझको ये बोला कि हम आपको इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यू आर हैविंग एब्सोल्युटली वंडरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दिस पोजीशन इज मेंट फॉर एन इंजीनियर। मेरा तो ग्रेजुएशन था, बीएसएस से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, है ना। लेकिन उनने मुझे सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ माई गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मेरे को ऐसे फायदा हुआ। तो मैंने एक अपनी अननोन पोटेंशियल को डेवलप किया 1.5 साल में, जिसका नाम था वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी ने मेरे को अच्छे नंबर लाने में मदद करी, और अल्टीमेटली एक अच्छा समर ट्रेनिंग हासिल करने में मदद करी। और मेरे को मेरा एमबीए भी बड़ा अच्छी तरह कराया। मैं बड़ी से बड़ी किताब पढ़ सकता था। अभी भी देखो, आज 30 ईयर्स हो गए मेरे को, 30 ईयर्स के बाद भी मैं बच्चों को जब चैलेंज देता हूँ अपने यूजी के कि आप मुझसे वर्ड्स पूछिए, वर्ड्स का मीनिंग पूछिए, तो मुझे याद है 99% ऑफ द वर्ड्स विच आई हैड गॉन थ्रू इन माय ग्रेजुएशन। तो ऐसे आप अपने अगर किसी भी हिडन पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को डेवलप करते हैं बेटा, तो आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी कमाई में, है ना, और आपकी कार्य कुशलता में, स्किल्स में, आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिल सकती है। अब वही एक एमबीए है, लेकिन उसके ऊपर किस चीज का टॉपिंग है? कम्युनिकेशन स्किल्स का। और उसने मेरे को अच्छे से अच्छा जॉब दिलवा दिया। हर समय मैं हर समय अपने इंटरव्यूज ऐसे क्रैक करता था जैसे कि मतलब मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। तो मैंने जो वोकैबुलरी के ऊपर मेहनत करी थी अपने ग्रेजुएशन के दौरान, उसने मेरे को पूरे कॉर्पोरेट करियर के दौरान मदद करी। आई वॉज एबल टू स्पीक वेल, आई वॉज एबल टू राइट वेल, आई वॉज एबल टू मेक गुड प्रेजेंटेशंस। और इसने मैंने करीब 18.5 साल कॉर्पोरेट में काम किया। उसके बाद मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये दोनों जगह मेरे को बहुत काम आया, है ना। तो आप अपनी कोई हिडन पोटेंशियल को डेवलप करते हो बेटा। आप देखो, ये पोटेंशियल आपको कभी भी पता चल सकता है, आपको 50 साल की उम्र में पता चल सकता है, लेकिन अगर आपने उसको डेवलप कर लिया, क्योंकि इंसान के अंदर वो कुदरत ने करिश्मा दिया हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपने किसी भी एक एस्पेक्ट को अपने अंदर डेवलप कर लिया, जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी से पढ़े हो तभी आप तुर्रम खाओ, आईएम की डिग्री है तभी आप तुर्रम खाओ, ऐसा नहीं है बेटा। उनने सिर्फ एक एग्जाम पास किया है ना। एक एग्जाम, देखो नीट अभी था, उसके अंदर गड़बड़ हो गई, तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने जो अच्छी तैयारी की थी वो लोग नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक एग्जामिनेशन डिसाइड करता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो। वो तो एक सट्टा हो गया ना, वो तो एक लॉटरी का टिकट हो गया। आप अपना पोटेंशियल को कभी भी हल्का मत आंको, और किसी से आप घबराओ मत, भले उसके पास बड़े से बड़ी डिग्री हो। कि आप हर किसी के अंदर ऊपर वाले ने प्रतिभा दी है, जिसको कि आपको खुद को डेवलप करना है ना। मैंने आपको ये स्टोरी इतनी बड़ी इसलिए समझाई कि आप भी अपने हिडन टैलेंट्स को समझें, पहचानें, उस पर वर्क करें, और किसी से इसलिए ना डर जाएं कि उसके पास एक बड़ी डिग्री का एक वो लगा हुआ है उसके नाम के आगे, है ना। मैं तो जिंदगी में कभी भी इस चीज से हुआ ही नहीं हूं मायूस। ओके, गॉट इट। सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप योर हिडन टैलेंट, एंड यू कैन रियली मेक वंडर्स। मतलब यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ बेस्ट करियर, और आप अपनी बहुत सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि जो जोहारी विंडो का ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन एस्पेक्ट है, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम आते हैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट पे, अननोन फैक्टर्स। यानी कि अब मैं आपको वही जो अभी डिक्शनरी का एग्जांपल दिया कि एन एबिलिटी विच इज अंडर एस्टिमेटेड। आपको कभी लगा ही नहीं कि यार ये मेरे अंदर एक टैलेंट था,
और मैंने वो डेवलप कर लिया। आपने एक लंबी, अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ने, मैं फिर से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो अभी हम पिछले महीने का है। हम लोग ने एक क्लास करी थी टीचर्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, जिसमें हमने उनको एआई टूल सिखाए। अब एआई इज समथिंग विच आई हैव जस्ट गॉन इनटू कभी कुछ महीने पहले ही, लेकिन जो मैंने उस समय जो उसका वो जो सेशन लिया टीचर्स का, वो बहुत अच्छा था। एंड आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, स्कूल टीचर्स, कि आपने हमको, अब देखो मैं टेक्निकल पर्सन तो नहीं हूँ, है ना, मैं कोई एआई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक एक नई स्किल जो है उसके अंदर घुसा, सीखा और लोगों को समझा दिया, है ना। तो ये अगेन मैंने क्या किया, एक अपने ब्लाइंड स्पॉट के अंदर मैं घुसा और मैंने एक अननोन पोटेंशियल अपना टैप कर लिया। ठीक, तो ये आप ऐसे ही अपनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अनट्राइड एरिया था, तो आप हर समय अपने आप को हल्का मत आंको और अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश करो, री एक्सप्लोर करो, ताकि अंदर आपकी जो क्षमताएं छुपी हुई हैं, जिसको आपने अभी तक यूटिलाइज ही नहीं किया, है ना, उसको आप निखार सको। तो वो नेचुरल एबिलिटी वो हो गया आपका कौन सा स्पॉट, अननोन स्पॉट, जो मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम कि आपके अंदर ये सारी क्षमताएं घुसी हुई हैं, है ना। ये एज के कारण आप धीरे धीरे करके आप अपने आप को और अच्छी तरह पहचानोगे, और कभी कभी क्या होता है कि डर के कारण भी आप उसको करते नहीं हो सकता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, लेकिन एक बार आपने पब्लिक स्पीकिंग करी और इतनी फैंटास्टिक थी कि लोगों को मजा आ गया, तो आपने क्या किया, आपने अपना एक ऐसा पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया जिसके बारे में अभी तक आप अवेयर नहीं थे, है ना, जिसके बारे में आपको चाइल्डहुड से कोई नॉलेज नहीं थी, तो उसे ही कहते हैं अननोन एरिया। कौन सा वाला, ये वाला, रेड वाला। तो हर समय आपको यू शुड कीप ऑन रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, बिकॉज अभी आपकी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो कि यूटिलाइज ही नहीं हुई, उनको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। ठीक, तो ये हो गई हमारी पूरी जोहारी विंडो। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे सम थिंग्स आर परहैप्स नॉट कम्युनिकेटेड ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। कुछ लोग अपनी क्षमताओं को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दे माइट बी हैविंग सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सम पीपल में पास ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए अपनी अपनी एस्पेक्ट के बारे में बहुत खुल के बताएं, तो कभी उसका मिस यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। कि अगर आपको जोहारी विंडो में अपनी पूरी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, आपने अपने सारे फियर्स बता दिए, तो सम पीपल कैन यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन नेगेटिव वे आल्सो ना। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ जोहारी विंडो। ठीक, अब दूसरा देखो, तीसरा जो पॉइंट है इसमें, अगर आप देखो सम पीपल में रिएक्ट नेगेटिवली। जैसे मैं आपसे जब पूछता हूँ कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपने अपनी वीकनेस बता दी और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी, है ना, एकदम खुलासे से आपने बिल्कुल सच्चे दिल से बता दिया, तो कभी कभी वो नेगेटिवली भी असर करता है। तो वहां पर आपको अपना डिस्क्रिशन यूज करना है कि इतना भी मत खुल के बता दो कि सामने वाले को आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाए। ठीक, तो इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आप अपनी कुछ नेगेटिव चीजें शेयर कर लेते हो, तो कभी कभी लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू यानी नजरिया आपके प्रति नेगेटिव हो सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है ना। तो आपको उतनी ही चीज बतानी है जिससे कि आपका सामने वाले पे एक नेगेटिव इंप्रेशन ना जाए। यूजिंग जोहारी विंडो इज यूजलेस एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट लिंक टू एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। तो अब क्या है कि आपको कोई अगर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो अगर आपने उसको पॉजिटिवली लेके करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो जोहारी विंडो फिर किसी काम की नहीं। ठीक, अगर आपको एक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, यू आर लैकिंग टीम स्पिरिट, है ना, या फिर आप मान लीजिए लोगों के प्रति बायस्ड हो, और आपने अगर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, मैं बोलूं कि भाई आपको हर किसी व्यक्ति के साथ काम करना है और उसकी जाति धर्म वगैरह नहीं देखना है, लेकिन आपके अंदर वो एक दिमाग में एक बैठा हुआ है कि नहीं मैं तो भाई अपने ही धर्म वालों के साथ खुश रहूंगा, अपनी ही जाति वालों के साथ खुश रहूंगा, तो फिर वो चेंज आपके अंदर नहीं आ सकता, है ना, फिर आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आपको बेटा अपने दिमाग के अंदर सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी कि जो आपको फीडबैक मिले वो पहले तो आप पॉजिटिवली लो और अपना बिहेवियर चेंज करो, तब जाके जो हैरी विंडो का कोई मतलब है, अदरवाइज एक यूजलेस एक्सरसाइज बन जाएगी। और ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर जिसको फीडबैक दिया जाए वो अपने अंदर सुधार नहीं करेगा, तो जोहारी विंडो का कोई मतलब नहीं करने का, राइट। सम कल्चर्स हैव अ वेरी ओपन एंड एक्सेप्टिंग अप्रोच टू फीडबैक। अब क्या होता है कि ये यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस भी है। अब जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही क्लोज हैं, कंजर्वेटिव हैं, आप जानते हो कौन से हैं, तो उसमें कभी कभी ये जोहारी विंडो वगैरह नहीं वर्क करेगी, है ना। उनका एक ढकिया न्यूसी तरीका है, उनका एक पुराना तरीका है, वो उस पर ही अगर स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं, तो फिर ये साइंटिफिक और नए मेथड्स जो हैं वो उनके लिए किसी काम के नहीं है, और ये एक प्रकार का ड्रॉबैक है जोहारी विंडो का।
ठीक है, कुछ कल्चर्स होते हैं जो ओपन होते हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते, तो वहां पर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक, अब लास्ट वन इज, जैसे जीडी में होता है ना, सम पीपल टेक फीडबैक ऑफेंसिवली। तो कुछ लोग क्या होता है कि चीजों को बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली लेते हैं, भले ही उनकी सुधार की बात करें, भले ही हम उनको सच्चाई बताएं, लेकिन सम पीपल टेक योर फीडबैक वेरी ऑफेंसिवली, उससे बुरा मान जाते हैं, तो वहां पर भी जोहारी विंडो वर्क नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट जोहारी विंडोज सेशन. If you have any doubts, you can always unmute yourself and ask me, and otherwise we'll end the class today. So if you have understood today's session, you can give me a thumbs up, and then we'll call it a day. Okay, great. Fine. So thank you. Thank you, sir.